अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफ़े है और हम क्लिनिकल मेडिसिन की एक स्मॉल वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो जुगुलर वेनस प्रेशर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जुगुलर वेनस प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है ना वो थोड़ा सा हार्ट की जो है ना वो एनाटॉमी और वेनस रिटर्न के बारे में जो है ना बेसिक नॉलेज चाहिए। तो हम जानते हैं कि हार्ट को जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर टूअर एट्रिया एंड लोअर टूअर वेंट्रिकल। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट जो है ना वेंट्रिकल। तो हमें पता है वेनस रिटर्न जो है ना वो राइट एट्रियम में आता है। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो वेनस रिटर्न आता है वो आता है सुपीरियर वेना केवा से और लोअर पार्ट से जो आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा से। सही है। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा पूरी बॉडी का वेनस रिटर्न जो है ना वो कहाँ पे लाते हैं? राइट एट्रियम के अंदर लाते हैं। अब सुपीरियर वेना केवा ये कहाँ से लाती है? हेड, नेक और फोर लिम्ब वाले पार्ट से लाती है। और जो इंफीरियर वेना केवा है वो हमारे एब्डोमेन और लोअर लिम्ब से लाती है। ठीक है। तो हमें पता है कि जुगुलर वेनस प्रेशर जो है ना ये जुगुलर वेन इसमें इन्वॉल्व है। तो जुगुलर वेन जो है ना ये हेड, नेक और फोर लिम्ब उस साइड पे है। ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि ये जो हमारी सुपीरियर वेना केवा ये बनती कैसे है। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा जो है ना पीछे की तरफ जाना पड़ेगा कि हेड और नेक से जो वेनस रिटर्न आता है वो दो तरफ से आता है, दो वे से आता है। एक इंटरनल जुगुलर वेन से आता है और एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन से आता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन वो क्या करते हैं, वो आपका हेड और नेक से जो है ना वो वेनस रिटर्न आते हैं और वो लेके आते हैं सब क्लेवियन वेन के अंदर। सब क्लेवियन वेन जो है ना आपकी वो फोर लिम्ब से लेके आती है, ये बाजू वगैरह से। ठीक है। तो ये आके जब मिलते हैं तो ये आपके बनाते हैं ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ठीक है। तो ब्रैकियोसेफेलिक वेन ये हम सिर्फ राइट साइड का देख रहे हैं। तो ऐसे लेफ्ट साइड पे भी है। ठीक है। तो राइट साइड की जो है ना वो आप देखने के इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन आपकी हेड और नेक से वेनस रिटर्न आती है और फोर लिम्ब से आता है आपका क्या, ये सब क्लेवियन वेन आती है। ये आपके मिल के जो है ना अब हम मिल के क्या बनाते हैं ब्रैकियोसेफेलिक, राइट ब्रैकियोसेफेलिक। ये हमारे राइट पार्ट है। ठीक है। राइट साइड ऑफ द बॉडी है। तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है, ये सारे इन चीज़ों से मिलकर बनती है। अब इसी तरह लेफ्ट साइड का भी है। ठीक है। लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक और राइट ब्रैकियोसेफेलिक ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सुपीरियर वेना केवा। ठीक है। और ये कहाँ पे आता है? ये आपका आता है राइट एट्रियम के अंदर। तो अगर हम गौर से देखें तो ये देखें इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है, और उसके बाद सुपीरियर वेना केवा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? आपके राइट एट्रियम के साथ। तो अगर कोई राइट एट्रियम के अंदर अगर कोई ब्लड प्रेशर की चेंजेस आती हैं तो वो किस पे उसका इफेक्ट दिख सकता है? हमें सुपीरियर वेना केवा ब्रैकियोसेफेलिक से होते हुए इंटरनल जुगुलर वेन जो है ना वो हमें उस पर जो है ना उसका जो है ना इफेक्ट दिखता है। इसीलिए जो कॉमन सिम्टम होती है वो आपकी बल्जिंग ऑफ जुगुलर वेन होती है जिन 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 लोगों में जो है ना जुगुलर वेनस प्रेशर जो है ना नॉर्मल होता है। तो एक ये हो गया। ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि ये हमें इसका फ़ायदा क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुगुलर वेनस प्रेशर से हमें इनडायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसके बारे में जो हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि राइट एट्रियम आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये कि इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इसकी क्या होती है? वैल्यू इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है ना 4 से 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है। 4 से 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। अब अगर इससे कम होगी, ठीक है, तो भी अब नॉर्मल है, इससे ज़्यादा होगी तो भी अब नॉर्मल है। अब इसकी रीज़न डिफरेंट होगी। जब इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम होगी तो हम कहेंगे कि ये हाइपो, बेसिकली हाइपो है, लेकिन रीज़न क्या हो सकती है? वॉल्यूम हो सकती है, तो हाइपोवोलेमिक। ठीक है। और अगर 8 से ज़्यादा है, 9, 10, 11 इस तरह चली गई तो हम इसको कहेंगे कि ये हाइपरवोलेमिक। ये काज है, सॉरी ये काज है किस चीज़ की कि आपका जुगुलर वेनस प्रेशर नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा है। क्यों कम ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो हाइपरवोलेमिक है वो पेशेंट, और अगर कम है तो वो क्या है? हाइपोवोलेमिक है पेशेंट। ठीक है। अब देखें इसको मेजर कैसे करते हैं। अब इसके लिए जो है ना वो पेशेंट को जो है ना वो क्या करते हैं, वो पेशेंट को लिटा देंगे बेड के ऊपर। ठीक है। और ये फ़र्ज़ करें ये पेशेंट है, ठीक है, और उसका जो हेड है वो उसको टिल्ट किया जाता है 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक, 45 डिग्री के एंगल पे जो है ना उसको उठा के थोड़ा सा उसको लेफ़्ट साइड पे टिल्ट किया जाता है। ठीक है। अब लेफ़्ट साइड पे टिल्ट करने के साथ फ़र्ज़ करें ये उसका जो है ना ये स्टर्नल एंगल है। ठीक है। फ़र्ज़ करें उसका स्टर्नल एंगल है। अब इस स्टर्नल एंगल के और यहाँ पे आपकी जो है ना वो चूँकि उसको जुगुलर वेनस प्रेशर है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? जुगुलर वेन पे पड़ेगा। ठीक है। तो उसकी जुगुलर वेन जो है ना वो बल्ज आउट होती है। तो वो बल्जिंग आउट को चेक करते हैं और फिर उसके साथ जो है ना वो आपके स्टर्नल एंगल के साथ उसकी हाइट को चेक करते हैं।
तो ये जो हाइट होती है ना बेसिकली ये वाली, ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए नॉर्मल रेंज में जो है ना उसकी जो बेसिक वैल्यू दी हुई है वो 4 से 8 वैल्यू होती है ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। अगर इससे ऊपर नीचे होगी तो हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट क्या है, हाइपोवोलेमिक है या हाइपोवोलेमिक, ठीक है। अब देखें इसकी रिकॉर्डिंग को हम फ्लेबोग्राम कहते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग को हम फ्लेबोग्राम कहते हैं और ये ग्राफ की सूरत में होती है, वेव की सूरत में होती है। ये देखें ये उसकी वेव फॉर्म है, ठीक है। इस वेव फॉर्म को हम मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो अपर पॉइंट्स होते हैं ए, सी और बी में डिवाइड करते हैं, और ये जो डिसेंट पॉइंट्स होते हैं जो नीचे की तरफ हैं इनको हम एक्स और वाई में डिवाइड करते हैं। तो चूँकि 2x हो गए तो पहले और दूसरे वाले को x1 कह देते हैं और लास्ट वाले को y कह देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी जो है ना वो डिवीजन है इनटू मुख्तलिफ पॉइंट्स। अब देखें इनको नाम इस तरह से क्यों दिए गए, इसकी कुछ रीज़न भी है और इसकी जो है ना एक ट्रिक भी है, आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगी। ये देखें कि इंशाल्लाह आपको काम आएगी। वो ये है कि ए इज़ फॉर एट्रियल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो जितनी एट्रियल कंट्रैक्शन जो है ना वो प्रेशर की वजह से हैवी होगी उतनी आपकी ये वेव फॉर्म जो है ना वो उसकी ऊंची होगी, उतनी बड़ी होगी। और सी जो है ना ये देखें सी फॉर कस्पेड, ठीक है, ट्राई कस्पेड वेल। आपको पता है कि हार्ट को जो है ना हम हार्ट को अगर डिवाइड करें तो हमें पता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल को जो है ना दो हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं तो उसके बीच में जो है ना वेल्व होता है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, टाइम, ठीक है। तो ये आपका टी साइड है, ये आपकी एम साइड है, ये आपको कहीं बुक्स में भी मिल जाएगा। तो ये जो ट्राइकस्पेड है, ठीक है, ये ट्राइकस्पेड ये राइट साइड पे होता है, और ये जो एम फॉर मिट्रल वाल्व, ठीक है, ये आपके लेफ्ट साइड पे होता है। तो अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूज भी होता है कि ट्राइकस्पेड मिट्रल वाल्व जो है ना वो लेफ्ट पे है या राइट पे है। तो आप इससे जो है ना याद कर सकते हो, हार्ट के ऊपर जो है ना ये इस तरह से। तो ये जो ट्राइकस्पेड वाल्व है बेसिकली, ठीक है, ये सी जो है ना ये उसको शो करता है। अब ट्राइकस्पेड वाल्व को तो शो नहीं कर सकता, ये बेसिकली करता है क्या है उसकी बल्जिंग साइज जो है ना वो कि इनसाइड बल्जेस हैं या नॉर्मल कंडीशन में उसको शो करता है, ठीक है। तो अगर इसकी वेव फॉर्म में चेंज आई है तो इसका मतलब है कि आपको जो ट्राइकस्पेड वाल्व है ना उनमें कोई गड़बड़ है, ठीक है। और तीसरा देखें वी, तो वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इस वी पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म में जो है ना इसमें कोई चेंज आ रही है, इसमें कोई गड़बड़ है, तो आप कह सकते हैं कि जो एट्रिया के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है ना उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली ए, सी, वी, एक्स और वाई ये सारे के सारे रिलेटेड हैं किस चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ एट्रियम से रिलेटेड हैं बेसिकली डायरेक्टली, ठीक। और इसका बेसिकल इफेक्ट ये भी हो सकता है कि वेंट्रिकल की वजह से उसके जो है ना कस्पेड वगैरह उसकी इनसाइड एट्रियम जो है ना बल्ज आउट हो रही हो, लेकिन ये नॉर्मली जो है ना ये शो करते हैं किसको, एट्रिया से इसका डायरेक्ट कनेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो इसके कितने पॉइंट्स हो गए, ए, सी, बी इसके टॉप पॉइंट्स हैं, x1 और y जो है इसके लोअर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अब देखें x और x1 ये किस चीज़ को शो करते हैं, ये भी एट्रियल को शो करते हैं, लेकिन क्या चीज़, ये एट्रियल रिलैक्सेशन शो करते हैं, ठीक है, एट्रियल रिलैक्सेशन। और ये किस चीज़ को y पार्ट किस चीज़ को शो करता है, ये करता है, इसका मतलब है कि एट्रियल एम्प्टी, कि एट्रिया जो है ना अब एम्प्टी हो रहा है या हो गया, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ट्राइकस्पेड वाल्व, ठीक है, वॉल्यूम इन द एट्रिया, और उसके बाद एट्रियल रिलैक्सेशन, और ये क्या है एट्रियल एम्प्टीइंग, कि इसका जो ब्लड है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इसका एम्प्टी हो गया है, सॉरी राइट वेंट्रिकल के अंदर इसको एम्प्टी कर दिया गया, ठीक है। अब देखें इसकी वेव फॉर्म, ये इसकी नॉर्मल वेव फॉर्म है, ठीक है। एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी जो है ना उसकी जो है ना वो क्या कह सकते हैं उसकी जुगुलर वेन जो है ना वो थोड़ी सी हो सकती है, और मतलब थोड़ी सी बल्जिंग आउट हो सकती है, लेकिन एबनॉर्मेलिटी अगर आएगी तो उसको जब मेजर करते हैं तो एबनॉर्मेलिटी डिफरेंट टाइप्स की आएगी। एक होगी इसकी वेव फॉर्म को ही देख लें, इसके जितने जितने कंपोनेंट्स हैं ना उतनी वेव फॉर्म की जो है एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। अगर ए फॉर्म में एबनॉर्मेलिटी है ना तो हमें आइडिया होना चाहिए कि ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड है, सी में है तो मतलब होना चाहिए वाल्व से रिलेटेड है, ठीक है, वी है तो मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड है, और एक्स है तो मतलब वो रिलैक्स नहीं हो रहा सही से, और अगर वाई में जो है ना ये कोई गड़बड़ है तो इसका क्या मतलब है कि वो सही से एम्प्टी नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखें ए फॉर्म की एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होगी जीएंट कि ए वेव जो है ना बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है,
और जब उसका वो फ्लेबोग्राम देखेंगे, ठीक है। और दूसरा ये क्या होगा कि कैनन शेप होगी, ठीक है। और तीसरा क्या होगा कि एब्सेंट होगी। यही 3 फॉर्म हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बहुत बड़ी होगी, कैनन शेप होगी, या एब्सेंट होगी। एब्सेंट कब होगी? जब ये एट्रिया फिल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिलिंग कब नहीं होती? एट्रियल फ्लटर में नहीं होती। एट्रियल फ्लटर के अंदर एट्रिया जो है ना वो सही से फिल नहीं हो पाता, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है ना वो नॉर्मल नहीं होता जो उसका होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी वेव फॉर्म जो है ना वो एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कैनन शेप है। कैनन ये होगा कि इसमें जो है ना आपकी जो वेव फॉर्म है बेसिकली वो डायरेक्ट ऐसे कैनन की तरह आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये होती कब है? जब आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, ठीक है। आपका हार्ट जो है वो कंप्लीट ब्लॉक होगा पेशेंट का, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जब आप फ्लेबोग्राम देखेंगे तो आपको ये जो ए वेव है वो आपको कैनन की तरह दिखेगी। और अगर ये इसका साइज़ मैसिव हो, जिएंट हो, ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। कौन सी रीज़न हो सकती है? हमें पता है कि एट्रिया जो है ना किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, या आपका कनेक्टेड है ट्राइकस्पिड वाल्व से, ठीक है। तो ये हो सकती है कि इसका जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, वो स्टेनोटिक है, ठीक है, स्टेनोटिक है। या आगे देखें क्या उसका पल्मोनरी वाल्व जो है ना वो स्टेनोसिस है उसमें, ठीक है। या आप तीसरी उसकी बात कर दें कि हाइपरटेंशन है उस बंदे में, ठीक है। हाइपरटेंशन का जो पेशेंट होगा उसके अंदर भी जो ना आपकी ये जो वेव फॉर्म है, ए वेव है, ठीक है, वो क्या होगी? आपकी जीएंट होगी, ठीक है। ये जीएंट की बात कर रहे हैं। तो ए वेव जो है ना या तो एब्सेंट होगी या जीएंट होगी, या उसका साइज कैसा होगा, उसकी शेप किस तरह होगी? कैनन शेप होगी। एब्सेंट होगी एट्रियल फ्लटर में, ठीक है। कैनन शेप होगी कहाँ पे? जब बेसिकली उस पेशेंट का कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा। और जीएंट शेप कहाँ होगी? उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, या तो उस पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या क्या है उसको स्टेनोसिस है, वो ट्राइकस्पिड भी हो सकती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी हो सकती है। अब उसके बाद हम सी और बी वेव की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है सी और बी, सी बेसिकली किसी से रिलेटेड है? वाल्व से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सी और बी ये इसमें क्या हो सकती है? रीगर्जिटेशन, ठीक है। अगर इसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, सी और वी वेव जो है ना वो थोड़ी ऊंची हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है आपका कि इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन हो रही है, या दूसरा आपका वी जो है ना वो वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। फिर एक्स की तरफ आते हैं। तो एक्स बेसिकली ये, तो एक्स और वाई जो है ना ये ज़्यादातर आम रूटीन में जो इनकी अबनॉर्मैलिटी होती है वो ज़्यादा डीप चले जाते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इनके ग्राफ में डीप जाने की एक मेन रीज़न ये हो सकती है कि इनको पेशेंट को जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव पेरिडाइटिस है, ठीक है, रिलैक्सेशन से रिलेटेड इशू है। और दूसरा ये है कि वाई वेव फॉर्म जो है ना वो अकेली क्या हो सकती है? डीप और स्लो और डीप डिसेंट हो सकती है, जिसकी एक रीज़न जो है ना स्टेनोसिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जुगुलर वेनस प्रेशर के बारे में एक इंट्रोडक्शन, उसकी मेजर कैसे करते हैं, उसके ग्राफ को क्या कहते हैं, ग्राफ कैसा होता है, और उसकी अबनॉर्मैलिटीज ग्राफ की क्या होती है। तो थोड़ा सा जल्द से कोई रिव्यू करते हैं। जुगुलर वेनस प्रेशर, ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन की जो है ना वो बल्जिंग की वजह से जो है ना हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि राइट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, वो नॉर्मल हैं या नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितने से? 4 से 8 होती है सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। अगर इससे 8 से ऊपर चली जाए तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली जो मेन रीज़न हो सकती है वो वॉल्यूम की हो सकती है, तो ये हाइपरवोलेमिक हो सकता है पेशेंट। और अगर 4 से नीचे चली जाती है तो हम उसको कह सकते हैं बेसिकली ये क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक हो सकता है। उसके बाद इसको मेजर कैसे करते हैं? हमें पता है कि पेशेंट को बेड पर लिटा देते हैं, उसकी गर्दन को जो है ना नेक और हेड को जो है ना 45 एंगल पर रख के, डिग्री एंगल पर रख के उसको जो है ना थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर टिल्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना क्या किया जाता है? उसके एक्सटर्नल एंगल से लेके उसकी जो वो इंटरनल जुगुलर वेन की जो बल्जिंग है उसकी हाइट, उसके दरमियान की जो हाइट होती है वो हम मेजर करते हैं, ठीक है। आमतौर पे दो पॉइंट लिए जा सकते हैं, एक एक्सटर्नल एंगल लिया जा सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल प्लस जो है ना वो जुगुलर वेन की जो है ना वो अपर पॉइंट होता है वहाँ तक उसके बीच की हाइट हो सकती है। या फिर ये रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो एक्सटर्नल एंगल की बजाय कि एट्रियम, राइट एट्रियम जो है ना, राइट एट्रियम का जो है ना वो मिड पॉइंट वो भी हो सकता है, ठीक है।
तो राइट एट्रियम का मिड पॉइंट से लेके जो है ना वो जुगुलर वेन के जो है ना वो टॉप पॉइंट तक जो है ना उसके बीच की जो है ना हाइट मालूम करते हैं, वो भी हमें क्या देगी, जुगुलर वेनस प्रेशर। तो ये बेसिकली हाइट ही है। और उसके बाद जो है ना हमने देखा कि इसकी रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं, फ्लेबोग्राम कहते हैं। और अगर इसको हम वेव की फॉर्म में देखें तो ये इसकी वेव फॉर्म है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट है ए, सी, वी, एक्स, X1 और वाई। अब वेव फॉर्म के अंदर जो है ना अगर किसी पेशेंट के अंदर जुगुलर वेनस प्रेशर एबनॉर्मेलिटी मौजूद है तो उसकी जो ये वेव फॉर्म है वो नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी कि ए, सी, वी, एक्स, X1 और वाई कहीं ना कहीं पे एबनॉर्मेलिटी होगी। तो इससे जो है ना वो हम डायग्नोज करने में हमें आसानी होती है। देखें, ए वेव फॉर्म में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है तो वो 3 तरह की हो सकती है। या तो वो एब्सेंट है, एब्सेंट किस सूरत में होगी, एट्रियल फ्लटर में होगी, हम पहले बात कर चुके हैं। दूसरा, या वो कैनन शेप हो सकती है हार्ट ब्लॉक की सूरत में, या फिर वो जियंट हो सकती है हाइपरटेंशन या स्टेनोसिस की सूरत में, आइदर वो पल्मोनरी है या ट्राइकस्पिड। तो फिर दूसरे नंबर पे आता है कि सी और वी वेव फॉर्म, ठीक है। हमने देखा कि सी जो है ना वॉल्व से रिलेटेड है, ट्राइकस्पिड, वी वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो बेसिकली अगर वॉल्यूम रिलेटेड या वॉल्व रिलेटेड इशू है तो वो क्या किस से रिलेटेड होगा, रिगर्जिटेशन से, ठीक है। तो अगर रिगर्जिटेशन का पेशेंट है तो उसमें क्या होगा कि सी और वी की जो वेव फॉर्म है उसमें एबनॉर्मेलिटी होगी। फिर उसके बाद एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स और X1 जो है ना रिलैक्सेशन से रिलेटेड है और वाई जो है ना एम्प्टिंग से। एक्स और वाई इसकी जो वेव फॉर्म है वो ज़्यादा नॉर्मल से डीप चली जाती है आमतौर पे, जो आपको प्रॉब्लम हो तो वो किस वजह से हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस से, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना एक और एबनॉर्मेलिटी है वाई की कि ये स्लो और डीप चली जाती है मेजर करते हुए, ठीक है। तो उसकी रीज़न हो सकती है स्टेनोसिस, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारी जुगुलर वेनस प्रेशर के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।